अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तुर्किया के अनवील किए गए कोराल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कुछ ऐसे फीचर्स के साथ आता है जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। और अगर पाकिस्तान इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ जाता है तो किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के पास आएंगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। हमने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा, हमने इवन इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि जिस कंट्री के पास एयर सुपीरियोरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ज़्यादा मजबूत थे उसको एक क्लियर एज रहा है। तुर्किया ने भी रिसेंटली ऑनगोइंग IDEF 2025 में अपने कोराल 200 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अनवील किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाती है एसेलसान, जो कि तुर्किया की एक लीडिंग डिफेंस कंपनी है। कोराल 200 के बारे में मैं आपको बेसिक स्पेसिफिकेशंस या बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी बताऊं। 2016 में इसे इंडक्ट किया गया था टर्किश आर्म्ड फोर्सेस में। उसके बाद इसके मल्टीपल कई वेरिएंट्स भी आए, यानी कि जो इनिशियल वेरिएंट था उसकी रेंज 200 किलोमीटर स्टेट की जाती है, यानी कि 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ड्रोन को, फाइटर एयरक्राफ्ट या मिसाइल को काउंटर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है, जिसमें स्पूफिंग और जैमिंग जैसे ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन 2023 में जो इसका वेरिएंट अनवील किया गया वो उसकी रेंज 400 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है। और अब 2025 में इसका एक मजीद इन्हेंस्ड वेरिएंट अनवील किया गया है। इस वेरिएंट में मल्टीपल कंपोनेंट्स या सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम। ये सेपरेट व्हीकल्स होती हैं, सेपरेट सिस्टम्स होते हैं और ये तमाम सिस्टम मिलकर एक कोराल 200 बनता है। कोराल 200 की मैं स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं, कोराल 200 0.5 to 18 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है कि काफ़ी वाइड बैंड कवर करता है और इस कॉन्टेक्स्ट में इसको काफ़ी बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है आपके फाइटर जेट्स पर मौजूद मिशन कंप्यूटर सिस्टम के साथ, आपने रेडार्स के साथ, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ, इसके साथ साथ जो मेन आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है उसके साथ। यहाँ मैं आपको एक और अहम चीज़ बताऊँ, हम बेसिकली इसे पिच करेंगे ब्राह्मोस मिसाइल और इंडिया के राफेल और फ्यूचर के तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। हमने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को देखा जिन्होंने इंडिया के मल्टीपल ब्राह्मोस मिसाइल्स के खिलाफ सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की। सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के इनकमिंग मिसाइल के सीकर में गड़बड़ पैदा करता है, उसे डिस्टर्ब करता है, उसे स्पूफ करता है, जिसकी वजह से वो मिसाइल अपने टारगेट पर गिरने की बजाय किसी और जगह पर जाके गिरता है। और उसके पाकिस्तान ने रेडार इमेजरी भी डिस्प्ले की है, उसकी आप एक दफ़ा क्लिप देखें या सबूत जिसे हम कह सकते हैं। Now, after that, when the US chapter was over and they were fearing PF's retribution, in utter desperation, the IF resorted to a highly escalatory, very irresponsible surface-to-surface and long-range vector application. You can see this is Suratgarh and this is our base Rafiki. This is our eastern border. And you can see the BrahMos, high-speed BrahMos traveling almost at 3,000 kilometers per hour, who are going over there and coming, numerous, one after another. And now they were being attacked with PF's soft kill. We were inducing the errors into them, into the GPSs, which increase their CEP, the probability of missing their target increases. And hard kill was also achieved. Here you see one of the US has gone, if by the end of the slide you will see one of the US has overshot the target and gone ahead. This is the radar picture. You can see that they are going, this target will, this BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. And they are being, one after another, they are coming back, crossing the borders. They are being picked, they are being picked as soon as they are being launched. So real-time launch, mid-flight and terminal phase of all SSM, PF has the capability. Our air defense system, as I just mentioned, is very offensive, integrated and credible. So here you see that they are being launched from Bhuj area. This is the southern part of the country. And this is our airfield Bhulari. You must have mentioned, you have seen there were a lot of mention from the our counterparts. Here you see this BrahMos is coming. It's almost reaching the target, and you'll see when we will apply the soft kill, look what happened to it. It moved left and then disappeared towards the ground. I mean, this is the radar evidence that we have, that there so many of their vectors missed the targets. A lot of them did make, because they were
throwing like hundreds of them. पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यूज़ किए वो चाइनीज़ मेड थे और उसके साथ साथ NRTC और गिड्स के तैयार करदा पाकिस्तानी मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। यहाँ हमें कुछ टर्किश इनपुट भी देखने को मिल सकती है जो कि कभी अनवील नहीं की गई। अगर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थे उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में सुपरसोनिक मिसाइल्स को इस तरह डिसरप्ट किया, ना सिर्फ ब्राह्मस को बल्कि इवन राफेल एयरक्राफ्ट को जैम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी पाकिस्तानी साख्ता थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको लेकर अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर काम हो रहा है। अगर राफेल के RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की बात की जाए तो ये 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कोराल 200 है वो इस काबिल होगा कि राफेल के ऐसा रेडार को जैम कर सके, क्योंकि कोराल 200 18 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करने के काबिल है। इस कॉन्टेक्स्ट में राफेल के रेडार को जैम करना इसके लिए पॉसिबल है और ये अपने आप में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो कोराल 200 कैरी करता है। इसके साथ साथ मीटियोर जैसे दूसरे एयर टू एयर मिसाइल्स ये उनके सीकर्स को फ्राई करने की ताकत रखता है और इसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है। कोराल 200 की जो जैमिंग पावर है वो 50 वॉट्स पर चैनल के अराउंड है। इट मीन्स ये मॉडरेट टू हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि दुश्मन के सुपरसोनिक मिसाइल्स, दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स और फाइटर जेट्स उनके सेटकॉम में यानी कि जो उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसको ना सिर्फ स्पूफ कर सकता है बल्कि ऑफेंसिव जैमिंग भी कंडक्ट कर सकता है। और न्यू कोराल 200 जो अनवील किया गया है इसकी रेंज अराउंड 400 किलोमीटर बताई जाती है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। पाकिस्तान को लेकर इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। करंटली ये तुर्किया और मोरक्को की मिलिट्री के पास है, लेकिन कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक टर्किश ओसेंट से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कोराल 200 को लेकर बात की थी और उनके नज़दीक पाकिस्तान इसको परचेज करने जा रहा है। ये परचेज भी हो सकती है और एसेलसान के साथ पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, क्योंकि एसेलसान के साथ पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ऑलरेडी इंगेज रहते हैं और इस कंपनी की पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब कोऑपरेशन है और वैसे भी तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का पूरी दुनिया में पता है। तो यहाँ कोराल 200 पाकिस्तान के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन जैमर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान खुद भी इसे TOT के तहत बनाए, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है ये इस वक्त दुनिया की जो वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट है ये उनको काउंटर कर सकता है। इसमें वो कैपेबिलिटी है। तो यहाँ कोई शक नहीं है कि जो इंडिया के इनकमिंग राफेल होंगे, फिर उसके बाद तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट होंगे, या इवन जो करंट इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है ब्रह्मोस जैसा मिसाइल, ये उसको जैम करने के भी काबिल है। और इवन दो इससे लो टियर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये कर चुके हैं ब्रह्मोस को जैम करने की जहाँ तक बात है, तो इंडिया अगर कोई ब्रह्मोस में नया सीकर इंटीग्रेट भी करता है इसकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, तो कोराल 200 जैसा एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो पाकिस्तान को इतनी विंडो प्रोवाइड करेगा कि फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के इस थ्रेट को बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।